हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आगे सवाल करेंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। आज का जो मुद्दा है हमारा वो है एसएचएम बेस्ड प्रॉब्लम करना। पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर कुछ बेसिक सवाल किए थे। आज हम थोड़े और अच्छे सवाल करेंगे। तो आज का टॉपिक है अपना एसएचएम बेस्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एसएचएम किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, इस बात का पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। एसएचएम क्या है? अगर किसी भी सिस्टम के अंदर एक जगह नेट फोर्स जीरो हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स जीरो। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, इस बात की कंडीशन बता रहा हूँ। जल्दी से सुनिए, फिर हम सवाल पे आते हैं। किसी भी सिस्टम में एक जगह पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो हम बोलेंगे वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम इस सिस्टम को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करें, चाहे राइट, चाहे लेफ्ट, चाहे अप, चाहे डाउन, किसी भी डायरेक्शन में डिस्टर्ब करें। मान लेता हूँ मैं इसे राइट में डिस्टर्ब करता हूँ। डिस्टर्ब करने को जनरली मैं एक्स से भी डिनोट कर सकता हूँ, वाई से भी। तो मान लो मैंने एक्स से डिस्टर्ब किया। अगर मैं राइट में डिस्टर्ब करूँ और फोर्स लेफ्ट आ जाए, और अगर मैं लेफ्ट में डिस्टर्ब करूँ और फोर्स राइट आ जाए, तो ये एक कंडीशन है एसएचएम होने की। दूसरी बात, जो फोर्स आनी चाहिए, अगर मैं डिस्टर्ब करूं राइट और फोर्स है लेफ्ट, और जो फोर्स आए वो एक्स के डायरेक्टली होनी चाहिए, फर्स्ट पावर के, यानी एफ डायरेक्टली होना चाहिए एक्स के। और डायरेक्शन समेत बोलूँ तो एफ माइनस के एक्स टाइप होना चाहिए। माइनस का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने डिस्टर्ब राइट किया तो फोर्स लेफ्ट है, और लेफ्ट किया तो फोर्स राइट है। यहाँ इसी टाइप की फोर्स होनी चाहिए। एक्स की पावर हाफ, 2, 3 नहीं हो सकता। अगर हो गया तो वो सिस्टम फिर एसएचएम नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहला काम यही है। और अगर आपको पता लग जाए, यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिर सिस्टम के अंदर ये ढूंढना कि एक जगह नेट फोर्स जीरो है या नहीं, ढूंढ लेना। उसके बाद आप क्या करना, सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखना। डिस्टर्ब करने के बाद अगर राइट में डिस्टर्ब करें और लेफ्ट फोर्स हो, और लेफ्ट में डिस्टर्ब करें राइट में फोर्स हो, और फोर्स जो डिस्टर्बेंस है उसके जितना आपने डिस्प्लेस किया है उसकी फर्स्ट पावर के डायरेक्टली हो, तो आप कहना कि वो एसएचएम की कंडीशन को सिस्टम सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर एसएचएम है तो वो फिर अपने आप को मोशन को रिपीट करेगा। सिस्टम आगे गया, आपने छोड़ दिया, वो बैक आएगा, फिर इधर जाएगा, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि उस सिस्टम का आप टाइम पीरियड भी बताइए, तो सिंपल सा फार्मूला टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट, जो यहाँ फोर्स लिखते टाइम, जो यहाँ के आया था, जो फोर्स लिखते टाइम एक्स के साथ जो टर्म होगी दैट इज कॉल्ड के, स्प्रिंग फैक्टर, जो के आया था, अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास जो कि गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको आप के से डिवाइड कर देना। ये उसका टाइम पीरियड होगा। एक कंडीशन, एक बात हुई एसएचएम के बारे में। दूसरा, मैंने अभी भी थोड़ी सी इक्विलिब्रियम की भी बात कर दी, तो मैं उसको भी बता दूं। इक्विलिब्रियम का मतलब है एक जगह पे नेट फोर्स का जीरो होना। इक्विलिब्रियम 3 तरह का हो सकता है, जैसे कि मैं इस सिचुएशन में दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ भी बॉल है, यहाँ भी बॉल है, और यहाँ भी बॉल है। यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है। mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। और मैंने बताया है कि तीनों ही सिचुएशन में जो बॉल है वो रेस्ट में है। तो मैं कहूँगा ये भी एक इक्विलिब्रियम है, ये भी एक इक्विलिब्रियम है, और ये भी एक इक्विलिब्रियम है। लेकिन इसमें अगर मैं राइट में डिस्टर्ब करता हूँ तो सिस्टम लोड कराएगा।
राइट में डिस्टर्ब करता हूँ तो सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है वो बैक लेकर आएगा इसको, और अगर ये बैक आया तो मैं कहूँगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसमें अगर मैंने राइट में डिस्टर्ब किया तो ग्रेविटी का कंपोनेंट उसे नीचे ले जाएगा, तो हम कहेंगे ये लौट कर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है। इसके अंदर अगर मैंने सिस्टम को राइट में डिस्टर्ब किया तो ना तो वो राइट जाएगा ना वो लेफ्ट जाएगा, जहां हम छोड़ेंगे वही रह जाएगा, तो हम कहेंगे इस टाइप का इक्विलिब्रियम जो होगा वो होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम 3 टाइप का है, स्टेबल, न्यूट्रल एंड अनस्टेबल। अगर हम डिस्टर्ब करें और वापस आ जाए सिस्टम तो स्टेबल है, वापस ना आए, डिस्टर्ब करें राइट में और राइट में ही भाग जाए तो हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर हम डिस्टर्ब करें राइट में और राइट में ही रह जाए, जहाँ छोड़े वहीं रह जाए, तो हम कहेंगे न्यूट्रल टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो कंफर्म सी बात है, जब SHM होगा तो हम डिस्टर्ब करेंगे और वो लौट कर आएगा, तो इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम होगा, इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम होगा, और इस SHM के अंदर जब हम राइट में डिस्टर्ब करेंगे तो सिस्टम वापस लौट कर आएगा। तो ये हाँ जो इक्विलिब्रियम होगा SHM के अंदर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आगे सवाल करते हैं इस बात के ऊपर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको दिया है दो चार्जेस है, -q +q एंड +q, दो चार्जेस है। टोटल जो गैप है उनके बीच का, ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। अगर मैं इसके सेंटर पे -q चार्ज रख देता हूं, -q चार्ज रख दिया मैंने सेंटर के ऊपर, अब अगर मैं इसके ऊपर नेट फोर्स पूछूं तो आप अंडरस्टूड सी बात है, ये प्लस है, ये लेफ्ट साइड अट्रैक्ट करेगा, ये भी प्लस है, ये राइट साइड अट्रैक्ट करेगा, जितना गैप ये है उतना ही गैप ये है, जितनी फोर्स ये लगेगी उतनी ये लगेगी, तो नेट फोर्स बीच में 0 है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब सवाल उठता है कि अगर मैं इसको राइट में डिस्टर्ब करूं तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर मैं इसे राइट में डिस्टर्ब करूं तो क्या ये लौट कर आएगा? मैंने इसे राइट में डिस्टर्ब कर दिया, इमेजिन कर ले मैंने आप इसको राइट में डिस्टर्ब कर दिया, तो राइट में अगर मैं डिस्टर्ब करूंगा तो जो प्लस, एक बात ये समझ ले पहले, ये वाला प्लस इस माइनस को राइट में खींचेगा और ये वाला प्लस इसको लेफ्ट में खींचेगा, मतलब लेफ्ट वाला चार्ज लेफ्ट में फोर्स लगा रहा है और राइट वाला चार्ज राइट में फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स 0। अब अगर मैंने इसको राइट में डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ कर दिया, तो इसकी फोर्स बड़ी हो जाएगी, ये नजदीक आ गया तो इसकी राइट वाली फोर्स बड़ी हो जाएगी और ये इससे दूर चला जाएगा तो इसकी लेफ्ट वाली फोर्स छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमने इसको राइट में डिस्टर्ब किया, अगर हमने इसको थोड़ा सा राइट में डिस्टर्ब किया तो राइट वाली फोर्स बड़ी हो जाएगी, ये ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, ये कम अट्रैक्ट करेगा, तो राइट बड़ी लेफ्ट छोटी, नेट फोर्स राइट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाला चार्ज राइट में भाग जाएगा। ये दोनों चार्जेस फिक्स है, और अगर ये राइट में भाग गया तो इसका मतलब ये वाला इक्विलिब्रियम क्या नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर मैं इस चार्ज को अप डिस्टर्ब करूं, मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर मैं इसे, पहला सवाल तो मेरा ये था कि मैं उसे किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब करूं ताकि जो इक्विलिब्रियम हो वो स्टेबल हो, राइट या अप एंड डाउन। तो कन्फर्म है कि राइट में करूंगा तो इक्विलिब्रियम क्या नहीं आने वाला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आने वाला है। तो अगर मैं इसे अप साइड डिस्टर्ब करूं तो क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा। जैसे आप अप डिस्टर्ब करोगे, ये प्लस उसे अंदर की तरफ खींचेगा, ये प्लस भी उसे अंदर की तरफ खींचेगा और नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब अप डिस्टर्ब करेंगे तो नीचे फोर्स आएगी। इसी तरह अगर हम डाउन डिस्टर्ब करेंगे तो ये अप खींचेगा, ये भी अप खींचेगा और दोनों इक्वल वेक्टर का जोड़ ऊपर की तरफ आएगा। तो मतलब नीचे डिस्टर्ब करेंगे तो ऊपर फोर्स आएगी, ऊपर डिस्टर्ब करेंगे तो नीचे फोर्स आएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो इक्विलिब्रियम वर्टिकल डायरेक्शन में होगा
वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो अब मेरा पहला सवाल मैं स्टार्ट करता हूँ कि मान लीजिए इस माइनस क्यू चार्ज को मैं ऊपर की तरफ डिस्टर्ब करता हूँ। ज़रूरी नहीं है बच्चों मैं एक्स ही डिस्टर्ब करूँ, मैं वाई भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ। तो मैंने इस क्यू चार्ज को, जो कि माइनस क्यू चार्ज है, इसको ऊपर की तरफ डिस्टर्ब किया। कितना चार्ज है ये? माइनस क्यू चार्ज है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। मैंने इसको ऊपर की तरफ वाई डिस्टर्ब किया। और तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप मुझे इसके ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे इसके ऊपर लगने वाली फोर्स लिख के दिखाएं, लगने वाली फोर्स लिख के दिखाएं। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। ये प्लस और ये माइनस, ये अंदर की तरफ खींचेगा, जायज़ बात है, उसे एफ फोर्स कह देते हैं, एफ नॉट कह देते हैं, एफ नॉट फोर्स। तो एफ नॉट फोर्स की वैल्यू लिखिए पहले। एफ नॉट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? दो चार्ज, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो कितनी होगी? फोर्स की वैल्यू लिख रहे हैं। वैल्यू लिखते वक्त कभी भी माइनस साइन पुट नहीं करना है। प्लस है तो भी प्लस रखना है, माइनस है तो भी प्लस ही रखना है। तो फोर्स की वैल्यू होगी स्मॉल के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को हम स्मॉल के लिखा करेंगे बच्चों। ए Q1 Q2, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये A है और ये Y है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? नॉर्मल सी बात है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो एफ नॉट फोर्स आ गई हमारे पास, कितनी आ गई? KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं कि ये वाला चार्ज भी इधर फोर्स लगाएगा, ये भी एफ नॉट ही होगी। जो पेयर ये था वही पेयर ये है, जो गैप यहाँ है वो गैप वहाँ था, तो ये भी एफ नॉट होगी। तब बात ये बनेगी दोनों वेक्टर, अब इन दो वेक्टर का जो जोड़ होगा वो नेट फोर्स बनेगी। दोनों वेक्टर का जो जोड़ होगा, जो कि नीचे की तरफ आएगा, कन्फर्म है। दो इक्वल वेक्टर है तो दोनों का जोड़ दोनों के बीच में से आएगा, और उस नेट फोर्स का नाम दिया है मैंने एफ। और यही मेरा क्वेश्चन है कि नेट फोर्स बताइए। तो दोनों का नेट फोर्स एफ नीचे की तरफ है। अब पता करते हैं कि वो एफ कितना होगा। दो वेक्टर जोड़ने के लिए दो बातें चाहिए। पहली चीज़ उनकी वैल्यू, दूसरी चीज़ उनके बीच का एंगल। तो हमें वैल्यू तो दिख रही है लेकिन एंगल दिया नहीं है, मान लो, बाद में पुट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखें, आप अब जो भी चीज़ कर रहे हैं एंगल दिया नहीं है उसे आप मान लें, और जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें तब उसे पुट कर दें। तो ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये वाला भी थीटा ही होगा। अब कन्फर्म है, इस एफ के टुकड़े कर लें नीचे की तरफ, एफ नॉट कॉस थीटा और इधर एफ नॉट साइन थीटा। इस एफ नॉट का इधर कंपोनेंट एफ नॉट कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट एफ नॉट साइन थीटा, और ये साइन थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे और नेट आंसर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 2 एफ नॉट कॉस थीटा। अब इसको याद करने की डायरेक्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। इसी तरह से दुगना करो, ट्वाइस करो किसी एक वेक्टर का कोस ऑफ टोटल एंगल का आधा। यहाँ टोटल एंगल 2 थीटा था, 2 थीटा का हाफ कर दिया, थीटा हो गया। अब यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए जल्दी करके। 2 एफ नॉट की वैल्यू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा आप ध्यान दें, मैंने कहा था कि प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो करिए जल्दी करके पुट। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये डिस्टर्ब हमने वाई किया था, तो वाई अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये ए और ये वाई, तो ये वाली जो डिस्टेंस थी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी। तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे की पावर हाफ। देयरफॉर हम कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू हो गया है 2 के क्यू स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, 1 पावर यहाँ से और हाफ यहाँ से, तो 3/2 हो गया। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे की पावर 3/2। एनी प्रॉब्लम? अगर हम ये बताना चाहते हैं, हम इसकी डायरेक्शन भी बताना चाहते हैं, तो हमें यूँ लिखना पड़ेगा, वो हमारी मर्जी है, हम लिखे ना लिखें, कि हमने डिस्टर्ब ऊपर किया था, वाई ऊपर की तरफ था और फोर्स नीचे की तरफ थी। अगर आप ये बात शो करना चाहते हैं तो यहाँ शुरू से लास्ट तक माइनस लगा दें।
माइनस इंडिकेट करेगा कि वाई ऊपर है और फोर्स नीचे है। अब इसी बात में मेरा दूसरा सवाल है आप लोगों से, क्या ये एसएचएम है? इज दैट इट इज एसएचएम? तो आप देखिए, फोर्स Q एक नंबर है, K भी नंबर है, Q भी नंबर है, समथिंग इनटू Y है नहीं है, लेकिन Y नीचे भी है। सिर्फ अगर Y ऊपर होता तो हम कहते ये एसएचएम है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में ये एसएचएम नहीं है, क्योंकि ये जो Y टर्म नीचे आ रही है, एसएचएम होने की कंडीशन थी कि फोर्स समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और उल्टा होना चाहिए। उल्टा है, एक कंडीशन पूरी है, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एसएचएम नहीं है। आंसर इज नो। तीसरा सवाल, क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है? क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है? यस। देखिए, डिस्टर्ब आप ऊपर करेंगे, नीचे आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, रुकेगा, क्योंकि जब ये नीचे क्रॉस होगा तो फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएंगी, जिसकी वजह से रिटार्ड होकर रुकेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो मोशन इस तरह से होगी, प्लस प्लस, ये माइनस यहाँ है, पहले ये नीचे तेज भागेगा, यहाँ फुल तेज हो जाएगा, जैसे ही क्रॉस करेगा फोर्स ऊपर की तरफ होगी, स्पीड नीचे होगी, फोर्स ऊपर होगी, स्लो होता जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, रुकने के बाद भी फोर्स ऊपर होंगी, जिसकी वजह से ऊपर आएगा, यहाँ सेंटर में फुल तेज हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फोर्स नीचे होंगी, स्लो हो जाएगा, तो इट विल एग्जीक्यूट मोशन लाइक दिस। और ये मोशन ऑसिलेटरी है, लेकिन एसएचएम नहीं है। तो ये मोशन ऑसिलेटरी है, मेरा ये सवाल था, तो आपका जवाब होना चाहिए यस। चौथा सवाल मैं इसी में पूछता हूं आगे। कि अभी ये ऑसिलेटरी है, एसएचएम है, क्या ये पीरियोडिक है? सिंपल सवाल, पहले सवाल नहीं, क्या ये पीरियोडिक है? पीरियोडिक है जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे। तो हाँ, ये फिक्स टाइम के बाद रिपीट करेगा। तो ये क्या है भाई? पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी। तो सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जो मोशन रिपीट करे, जो भी मोशन रिपीट करे वो पीरियोडिक होती है। अर्थ का सन के चारों तरफ मोशन करना भी पीरियोडिक है, हर पीरियोडिक, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं होता। वो पीरियोडिक जो टू एंड फ्रो हो, वो पीरियोडिक जो टू एंड फ्रो हो, वो होती है ऑसिलेटरी। अगर ऑसिलेटरी है और वो कंडीशन पूरी करे, किस बात की? कि फोर्स डायरेक्टली हो डिस्प्लेसमेंट के, तो वो होती है एसएचएम। समझ आई बात? तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर एसएचएम है, अगर कोई मोशन एसएचएम है, तो इसका कंफर्म मतलब होगा कि वो ऑसिलेटरी भी होगी और वो पीरियोडिक भी होगी। लेकिन अगर कोई मोशन ऑसिलेटरी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एसएचएम होगी, लेकिन कंफर्म है कि वो पीरियोडिक होगी। अगर कोई मोशन पीरियोडिक है तो उसका ना ऑसिलेटरी होना ज़रूरी है, ना एसएचएम होना ज़रूरी है। तो इस बात से आप थोड़ा बेसिक डिफरेंस समझ सकते हैं पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और एसएचएम। एसएचएम को दो कंडीशन चाहिए, वो ऑसिलेटरी भी होना चाहिए और वो पीरियोडिक भी होना चाहिए और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली भी होना चाहिए। ऑसिलेटरी के लिए पीरियोडिक होना चाहिए और टू एंड फ्रो होना चाहिए। पीरियोडिक होने के लिए बस पीरियोडिक होना चाहिए। तो यहाँ जो इस सवाल के अंदर ये मोशन ऑसिलेटरी थी, लेकिन एसएचएम नहीं थी। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा, चौथा सवाल, किस कंडीशन में ये जो मोशन है वो एसएचएम बन जाएगी? किस कंडीशन में ये मोशन जो है वो एसएचएम बन जाएगी? तो मैं आपको बताऊं, फोर्स का फार्मूला मैंने रब कर दिया, लेकिन वो मुझे हल्का हल्का बोर्ड पे दिख भी रहा है और याद भी आ रहा है। -2 डिवाइडेड बाय a² प्लस y², सारे की पावर है 3/2 इंटू वाई था।
ये था हमारा फोर्स का फार्मूला। तो हमसे पूछा गया किस कंडीशन में ये मोशन एसएचएम बन जाएगी। तो अगर हम बताते हैं कब हो जाएगी, अगर ये नीचे वाला वाई ना रहे तो ये फोर्स वाई के डायरेक्टली हो जाएगी। हाँ, ये 2k और q स्क्वायर, ये टर्म तो सारी कांस्टेंट है, और हमारी कंडीशन है कि फोर्स समथिंग कांस्टेंट इनटू वाई हो तो वो एसएचएम हो जाएगी। तो हमें ये सोचना है कि अभी एसएचएम नहीं है, लेकिन क्या कंडीशन हो कि एसएचएम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरा ए जो है वो बहुत ग्रेटर हो किससे, वाई से, मतलब ये चीज़ बड़ी हो और ये जो मैंने डिस्टर्ब किया है वो बहुत ही स्मॉल हो, बहुत ही स्मॉल सा डिस्टर्ब करूं, तो उस केस में क्या होगा, अगर ए वाई से बड़ा है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए स्क्वायर रह जाएगा, और अगर वो ए स्क्वायर होगा देन फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगी माइनस 2k² स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई हट गया, ए स्क्वायर 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ गया AQ, और सारे के बाहर है वाई। अब कंडीशन पूरी हो गई। पांचवा सवाल, अगर मैं इसी बात पे पूछूं आपसे, यहां पूछ लेता हूं, अगर एसएचएम है तो आप मुझे क्या भी बता दो, टाइम पीरियड भी बता दो, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो चार्ज था उसका मास m था, तो आप जल्दी करके बताइए टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट सिस्टम का मास डिवाइडेड बाय k, और k आपको ध्यान होगा क्या चीज था, k जो y के साथ में आएगा, जो चीज y के साथ में आएगी, डिस्टर्ब के साथ में आएगी, हमने y डिस्टर्ब किया तो उसके साथ में जो टर्म होगी, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए था। वैल्यू देख, जो नंबर होगा वो नंबर ही k होगा, k का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक k नहीं होगा, स्प्रिंग फैक्टर बोलेंगे सारी टर्म। तो पुट कर दें यहाँ 2kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय AQ, तो AQ ऊपर आ जाए, तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो कुछ और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं इसी एसएचएम के ऊपर। तो पहली बात आपको समझ आ गई होगी कि एसएचएम के अंदर क्या चीज़ करनी है हमें, तो उम्मीद करते हैं सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे आप लोगों को। तो पहला कंडीशन मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले जब भी आपको एसएचएम की प्रॉब्लम ट्राई करनी है तो सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ नेट फोर्स 0 है, फिर डिस्टर्ब करिए, डिस्टर्ब करने के बाद फोर्स लिखिए, अगर फोर्स समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट आई तो एसएचएम है, वरना एसएचएम नहीं है, और अगर एसएचएम आ जाए तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका है 2 पाई अंडर रूट सिस्टम का मास डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर k करना चाहिए। इसी प्रॉब्लम के अंदर जो मैंने अभी आपको दी थी उसमें यानी यहाँ प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज था, अगर मैं बीच में जो चार्ज रखता वो क्यू रख देता, स्मॉल क्यू ही रख देता। अब अगर आप सोचिए क्या वर्टिकल में अगर हम डिस्प्लेस करते तो एसएचएम होता है या नहीं होता, क्या लगता है बेटा, होता वर्टिकल में? क्यों, क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आप ऊपर डिस्टर्ब करोगे तो ये उधर मारेगा फोर्स, ये उधर मारेगा और नेट ऊपर आ जाएगी और ये ऊपर ही भाग जाएगा। मतलब आप डिस्टर्ब करोगे ऊपर और ये भाग गया ऊपर, और नीचे डिस्टर्ब करो नीचे भाग जाएगा, मतलब क्या नहीं होगा, एसएचएम नहीं होगा। लेकिन अगर आप राइट में डिस्टर्ब करके देखोगे तो हो जाएगा। तो अगर आप हॉरिजेंटली डिस्टर्ब करोगे राइट में एक्स कर लेना आप एक्स डिस्टर्ब, देन उसी तरीके से जैसे ही राइट में डिस्टर्ब करोगे इसकी फोर्स जो कि लेफ्ट में आएगी वो बड़ी आएगी, और आप फोर्स लिख लेना और इसका क्या चेक कर लेना टाइम पीरियड। और गिवन है कि आप जो डिस्टर्ब करें वो आपको ये ध्यान भी होना चाहिए कि ये ए है और ये ए है, वही कंडीशन आएगी दोबारा से टाइम पीरियड निकालना जब एसएचएम हो और ए जो है वो लार्ज होना चाहिए किससे, एक्स से। मतलब आप मामूली सा डिस्टर्ब करना और फिर फोर्स लिखना और फिर फोर्स समथिंग इनटू एक्स आएगी, फिर टाइम पीरियड निकालना। तो ये सवाल आपको खुद ट्राई करना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं हम एसएचएम के ऊपर।
ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर ये एक चार्ज है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, और ये क्यू चार्ज फिक्स है, मतलब ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा। और हमारे पास एक और चार्ज है यहां, इसका जो मास दे रखा है वो m है और इसका जो चार्ज है वो स्मॉल q है, और ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। यहां सिस्टम रुका हुआ है, ऐसा मैंने बताया आपको। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दूं, स्लाइटली डाउन डिस्टर्ब कर दूं और फिर रिलीज कर दूं, फ्रिक्शनलेस ट्यूब है, स्लाइटली डाउनवर्ड डिस्टर्ब कर दूं फिर रिलीज कर दूं तो एसएचएम होगा। और आप उस एसएचएम का क्या निकालिए, आप उस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वही तरीका, आप क्या करें इसको, पहली बात तो इस सिचुएशन में एक चीज देखें क्या है, आपको कंफर्म पता है ये सिस्टम रेस्ट में है। सिस्टम नीचे वाला तो फिक्स कर रखा है हम लोगों ने, ऊपर वाला रेस्ट में है, यहां से कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये मास है। तो नीचे इसके अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ लगी mg फोर्स। हाँ, पहले आप क्वेश्चन याद रखें कि आपको करना क्या है। आपको करना है, ये चार्ज फिक्स है, r दूरी पर एक और मास है जो कि यहाँ रेस्ट में है, आपको उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करना है, फिर उसको रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद वो अप एंड डाउन मोशन करेगा। पहले तो आप ये सोचिएगा कि वो अप एंड डाउन मोशन क्यों करे, एक बार। और स्लाइटली अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो अप एंड डाउन जो मोशन करेगा वो एसएचएम होगी, और अगर वो एसएचएम होगी तो आप उस एसएचएम का क्या निकाल के दिखाइए, टाइम पीरियड निकाल के दिखाइए। दिस इज द प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सिस्टम यहाँ रेस्ट में है, और अगर ये सिस्टम यहाँ रेस्ट में है तो आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगी, और ये चार्ज इस चार्ज को ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सिस्टम रेस्ट में है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो mg के बराबर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, k q स्क्वायर, q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय गैप है उनका r स्क्वायर। हाँ, चाहिए चार्ज बड़े हों, स्फेरिकल हों, लेकिन अगर जब तक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच में गैप है तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। ये आगे चलकर हम प्रूव भी कर लेंगे, अभी बस इस बात को यूज करेंगे। k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mg, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमारी सिचुएशन क्या है, हमें क्या करना होता है जब हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। हमें तो कहा गया स्लाइटली डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब करने के बाद उसके ऊपर लगने वाली फोर्स लिखो और फिर उससे टाइम पीरियड निकालना है। तो हमें करना क्या है, ये बात क्लियर है। हमें इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है नीचे। अब जब हम नीचे डिस्टर्ब करेंगे तो आप देखिए, जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे डिस्टर्ब करेंगे ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी, पहले से ज्यादा मतलब mg से ज्यादा हो जाएगी। और अगर mg से ज्यादा हो जाएगी तो जैसे आप उसको रिलीज करोगे नेट फोर्स ऊपर आएगी, और नेट फोर्स ऊपर आएगी जिसकी वजह से वो ऊपर जाएगा। और यहां से जब वो क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, ट्यूब लॉन्ग है, यहां से जब वो ऊपर जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो mg से छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से नेट फोर्स नीचे बन जाएगी। मतलब जब नीचे जाएगा तो फोर्स ऊपर होगी, और जब ऊपर जाएगा तो फोर्स नीचे होगी। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार mg चेंज नहीं हो रहा है, mg चेंज नहीं हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है वो fe चेंज हो रहा है। fe बढ़ रहा है और एक बार fe घट रहा है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि इसको थोड़ा सा y नीचे की तरफ डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे ही हम इसको y नीचे की तरफ डिस्टर्ब करेंगे तो उस केस में आप देखिए जो ऊपर वाली फोर्स है वो बड़ी हो जाएगी, नीचे वाली छोटी नहीं हो जाएगी। नीचे वाली जितनी थी, जैसे ही y डिस्टर्ब नीचे करोगे तो नीचे वाली तो जितनी थी उतनी ही रहेगी, लेकिन ऊपर वाली थोड़ी सी पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो मैं इस चीज को डायग्राम में यहाँ अलग बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये तो यही रहेगा, और जब आप इसको थोड़ा सा नीचे ले आए हो तो अब ये जो गैप बचा वो कितना बचा, पहले गैप कितना था, r था, y आप नीचे ले आए तो ये गैप तो
आर माइनस वाई हो गया, और ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो पहले से ज़्यादा होगी, एफ ई डैश कह देते हैं। नीचे की तरफ जो फोर्स है वो पहले भी एम जी थी, अब भी एम जी है, तो जो नेट फोर्स आएगी वो कहाँ आएगी? ऊपर की तरफ। ये बड़ी ये छोटी, तो नेट ऊपर की तरफ आएगी। तो लेट एफ मान लेते हैं क्या है इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स। तो नेट फोर्स देखिए कैसे लिखेंगे आप, एफ डैश एफ ई डैश माइनस हो जाएगा एम जी। अब एफ ई डैश की वैल्यू पुट कर दें आप। एफ ई डैश कितना है कि ये भी क्यू था, ये भी क्यू है, और गैप इनके बीच का अब आर माइनस वाई हो चुका है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस में एम जी। अब आपके सामने समस्या खड़ी हो गई है कि आपको कि सर ये तो फोर्स समथिंग इंटू वाई तो आया ही नहीं, हम क्या करें इसका? समथिंग इंटू वाई आया ही नहीं तो हम क्या करें? तो ये तो एस एच एम फिलहाल नहीं है। हाँ, फिलहाल ये एस एच एम नहीं है, लेकिन एक बात बताई भी गई है कि जो वाई है वो बहुत ही स्मॉल है। तो आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट करो और ट्राई करो इस फोर्स को समथिंग इनटू वाई में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। अब वो प्रयास कैसे होगा यही हमें देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आप एक बायनोमियल थ्योरम का नाम सुना होगा आपने, 1 प्लस एक्स की पावर अगर यहाँ n हो तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। यस और नो? पर ये तब होता है जब ये x एक से बहुत बहुत छोटा हो। तो इस तरह का फॉर्मेट बनाइए और ये थ्योरम लगाइए, प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, और ये 1 कैसे बनाते हैं, ये बड़ा ही सिंपल सा काम होता है। r है, y है, आपको यहाँ 1 बनाना है, तो आप क्या करेंगे? y से r से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, और r से ही मल्टीप्लाई कर दें। तो करिए ज़रा, f इज इक्वल टू क्या हो गया? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो इंटू आर स्क्वायर। इंटू में क्या हो गया जरा देखिए, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से डिवाइड मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ 1 माइनस समथिंग बन जाए। तो 1 माइनस हो गया y अपॉन में r सारे का होल स्क्वायर। अब ये जरा देखिए, y है स्मॉल, क्वेश्चन में बताया गया है, और r है उसके कंपैरिजन में लार्ज। r लार्ज है किसके कंपैरिजन में? y। ये स्मॉल और ये लार्ज, तो ये टर्म जो है वो कंफर्म हो गया, एक से कम हो गया। और अगर एक से कम है तो हम बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो f इज इक्वल टू, पहली बात तो इसको ऊपर ले जाते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बाय आर सारे की पावर -2 हो जाएगी। और यहाँ मैं एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, माइनस में एम जी, यहाँ भी आएगा माइनस में एम जी। यस और नो? अब आप बायनोमियल थ्योरम लगाइए, एफ इज इक्वल टू के क्यू बाय, के क्यू नहीं था बच्चों, क्यू स्क्वायर था, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू बायनोमियल थ्योरम लगाइए तो 1 और ये -2 आ गया, -2 और माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 2y अपॉन में r माइनस में एम जी। अब आप इसको ओपन करिए, f इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर क्यूब इंटू वाई और माइनस में एम जी। अब आप जरा ध्यान से फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, कुछ आपको खास बात फील होगी। ये टर्म दिख रही है फर्स्ट इक्वेशन में, देखिए के क्यू स्क्वायर तो किसके बराबर था? एम जी के बराबर था। तो ये के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाली टर्म और एम जी वाली टर्म तो दोनों आपस में बराबर है, और बराबर है तो इनको हम कैंसिल करते हैं। और जैसे ही कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचा? एफ इज इक्वल टू बचा 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर क्यूब इंटू में वाई। और ये जरा ध्यान से देखिए, फोर्स 2 फिक्स है, के भी फिक्स है, क्यू भी फिक्स है, आर भी फिक्स है। फोर्स समथिंग इंटू वाई आ गया, आर फिक्स था, इवन टर्म थी, तो फोर्स समथिंग इंटू वाई आ गया।
और यही एसएचएम की कंडीशन है। लेकिन आप ध्यान दें, आपको कि सर माइनस तो नहीं आया, अरे माइनस तो बताने के लिए होता है, डायरेक्शन बताने के लिए। डिस्प्ले से नीचे किया था तो ये जो फोर्स आई है वो कहाँ आई है, ऊपर आई है। तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से यहाँ लास्ट में माइनस लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमें क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड पूछा गया है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, आपको बताया था कि अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आप फार्मूला लगाएंगे 2 पाई अंडर रूट सिस्टम का मास डिवाइडेड बाय के अब ये है 2kq² डिवाइडेड बाय r, तो ये r³ ऊपर आ जाएगा, ये हमारे टाइम पीरियड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब हम इसी प्रॉब्लम को लेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करेंगे, फोर्स ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम ली उसमें दोनों ही चार्जेस पॉइंट चार्जेस थे। अब हम ऐसा प्रॉब्लम लेंगे जिसके अंदर एक चार्ज पॉइंट चार्ज हो और एक थोड़ा बड़ा चार्ज हो, एक्सटेंडेड चार्ज हो और एसएचएम इन्वॉल्व। तो देखिए, मान लीजिए ये आपको मैंने एक रिंग दे दी और इस रिंग का जो रेडियस है वो है a, रिंग का रेडियस a है और सेंटर से यहां x दूरी, यहां मैंने q चार्ज लिया सेंटर के ऊपर। इस पूरे रिंग के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और वो चार्ज है Q। और सेंटर के ऊपर मैंने -Q चार्ज लिया और उसको राइट में X डिस्टर्ब किया और मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। और सवाल क्या पूछ लिया वो सुनिए। मेरा पहला सवाल है कि आप बताइए, जब मैं इसको X डिस्टर्ब कर दूंगा तो आप मुझे बताइए कि इस -Q चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, सेंटर के ऊपर -Q चार्ज है, मैंने उसको राइट में x में डिस्टर्ब कर दिया, मतलब मैंने यहाँ छोड़ दिया। यहाँ छोड़ने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब वो चार्ज x दूरी पर होगा तो उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स बताइए। फिर हम सोचेंगे कि एसएचएम होगा या नहीं होगा। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि एसएचएम होगा या नहीं होगा, कुछ फोर्स की जानकारियां पूछूंगा। तो पहले सवाल आप मेरा पहला सवाल सोल्व करें, उसके बाद हम दूसरी प्रॉब्लम शुरू करेंगे कि एक्स दूरी के ऊपर इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स बतानी है। तो कैसे शुरू करेंगे, ये चार्ज यहाँ है, यहाँ से हम यहाँ ले आए और ये डिस्टेंस आपको बता रखी है मैंने एक्स। तो देखिए कैसे शुरू करेंगे। ये जो प्लस है वो इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पूरे रिंग को आप क्या करो, हमें जो फोर्स लिखनी आती है वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लिखनी आती है। मतलब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, 2 ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में उनके बीच का गैप अगर ज्यादा है, 2 ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में उनके बीच का गैप अगर ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे और उनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये डस्टर है, सारे के ऊपर चार्ज है, मान लो ये यहाँ है और यहाँ से ये जो चौक है वो पड़ा है 5 किलोमीटर दूर और इस दोनों के ऊपर चार्ज है, तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस कराएंगे। लेकिन अगर हमें पास ले आया और इसके ऊपर भी चार्ज है और इसके ऊपर भी चार्ज है, अब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इनके साइज के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस नहीं, एक्सटेंडेड चार्जेस हैं और उस केस में आप डायरेक्ट कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस सिस्टम को मानिए, इस सिस्टम को छोटे छोटे चार्जेस से बना हुआ इमेजिन करिए। तो हमने इस रिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, छोटे छोटे चार्जेस। तो यहाँ इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक डी क्यू चार्ज है। तो आप इस डी क्यू की वजह से इस माइनस के ऊपर फोर्स लिखिए, फिर अगले डी क्यू की फोर्स लिखिए, अगले डी क्यू की लिखिए और सीधा ना ऐड कर देना, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है
तो फोर्स में डायरेक्शन का ध्यान रख के उसको जोड़ दें और वो टोटल फोर्स आएगी। तो शुरू करते हैं। इस डी क्यू को पहले चार्ज को, पहला चार्ज दूसरा चार्ज दोनों की लाइन को मिला लो, मिला लिया, क्योंकि फोर्स हमेशा दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लगती है। तो ये जो फोर्स लगाएगा डी क्यू, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये वाला प्लस उस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स को ऊपर की तरफ बना रहा हूँ और ये थोड़ी से चार्ज की वजह से जो थोड़ी सी फोर्स होगी उसे मैंने कह दिया डी एफ। अब आप डी एफ की पहले तो वैल्यू लिखिए जल्दी करके। डी एफ का वैल्यू कितना होगा? डी एफ का वैल्यू के पहला चार्ज डी क्यू इंटू में दूसरा चार्ज क्यू, मैं वैल्यू लिखते हुए कभी भी साइन पुट नहीं करूंगा, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस थी हमारी x, ये x थी, ये a ये x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करिए, और स्क्वायर करूंगा तो मैं सीधा लिख देता हूं भाई, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप समझिए कि ऐसा ही डीएफ तो यहां भी आएगा इस तरफ, तो ये डीएफ अभी बढ़ाना नहीं है। पेयर में बहुत सारे डीएफ आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये रिंग में ऐसे दिखाता हूं और ये वाला पॉइंट है, तो एक डीएफ इधर आएगा तो एक डीएफ इधर आएगा, तो उन दोनों डीएफ का जोड़ बीच में आ जाएगा। एक डीएफ अगर ऊपर आएगा तो एक डीएफ नीचे आएगा और उन दोनों का जोड़ बीच में आ जाएगा। एक डीएफ अगर इधर आएगा तो एक डीएफ इधर आएगा और इन दोनों का जोड़ बीच में आ जाएगा। मतलब ये दो दो के पेयर में जुड़ते जाएंगे, और दो दो के पेयर में जोड़ना है तो हम एक काम करते हैं। एक, अगर ये एंगल थीटा है, इमेजिन करते हैं थीटा, हमने अपनी मर्जी से थीटा माना है, थीटा गिवन नहीं है, तो इधर डीएफ है तो इधर भी डीएफ होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो डीएफ का इधर टुकड़ा डीएफ कोस थीटा और ऊपर डीएफ साइन थीटा। इसी तरह इसका डीएफ का इधर डीएफ कोस थीटा और नीचे डीएफ साइन थीटा। डीएफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और डीएफ कोस थीटा जुड़ जाएंगे। तो कई बार बच्चा कहता है सर दो डीएफ कोस थीटा जुड़ेंगे, दो क्यों, तीन भी जुड़ेंगे। डीएफ कोस थीटा, इन दोनों पेयर के दो डीएफ कोस थीटा, इन दो पेयर के दो डीएफ और चार डीएफ, 6 ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो आप 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक डीएफ लिखिए, उसके दो टुकड़े करिए इधर और इधर। मैं बना नहीं रहा हूं, ड्राइंग को कॉम्प्लेक्स नहीं करना। तो अंदर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा डीएफ कोस थीटा। तो डीएफ साइन थीटा को भूल जाइए और डीएफ कोस थीटा को जोड़ दीजिए। तो टोटल जो फोर्स आएगी, जो टोटल फोर्स आएगी वो हम कह सकते हैं किसका जोड़ है? डीएफ कोस थीटा का इंटीग्रेशन। आप ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक डीएफ ऊपर आएगा, एक डीएफ नीचे आएगा, डीएफ का इधर टुकड़ा डीएफ कोस थीटा, ऊपर टुकड़ा डीएफ साइन थीटा। इसी तरह इस डीएफ का इधर डीएफ कोस थीटा और नीचे डीएफ साइन थीटा। तो साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, कोस वाले जुड़ जाएंगे। अगर मैं पूरी पिक्चर की फॉर्म में दिखाऊं तो इस तरह से आते जाएंगे। ये रिंग है, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्सेस आएंगी वो इस तरह से पेयर में कटेंगी, इस तरह से पेयर्स में। आगे वाले जितने भी डीएफ कोस थीटा प्लस डीएफ कोस थीटा प्लस डीएफ कोस थीटा प्लस डीएफ कोस थीटा सारे आगे की तरफ जुड़ते जाएंगे और डीएफ साइन थीटा वाले पेयर्स में कटते जाएंगे। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब शुरू करते हैं। अब हमें फोर्स सोल्व करने के लिए डीएफ कोस थीटा का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब डीएफ की वैल्यू पुट करते हैं हम फटाफट। पहली बात तो डीएफ आपने लिख रखा है, कोस थीटा भी है, तो एफ क्या हो गया बताइए जरा। डीएफ की वैल्यू पुट करें, के क्यू डी क्यू, के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा। जो जो कांस्टेंट उन्हें बाहर ले, के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, थीटा भी सबके लिए कांस्टेंट है। ये रिंग थी, ये पॉइंट था, तो ये वाला वेक्टर सेंटर के साथ अगर थीटा एंगल बनाएगा तो इधर वाला भी थीटा ही बनाएगा, इधर वाला भी थीटा ही बनाएगा, सब थीटा ही बनाएंगे। तो थीटा भी कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है, एक्स भी तो कांस्टेंट है। ए की पॉइंट की बात हो रही है ना, तो ए भी फिक्स है, एक्स भी फिक्स है, तो सब कुछ फिक्स है। तो क्या चीज को छोड़ दें, डी क्यू को छोड़ दें, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो उन सबको बाहर ले जाए।
के क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। और मैं यही लिख देता हूँ डी क्यू को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी क्यू जुड़कर क्यू हो जाएगा। यस और नो? तो आंसर बड़ा फोर्स का मैं यही लिख देता हूँ, आगे जाने की क्या जरूरत है। Q इंटू क्यू इट बिकम क्यू स्क्वायर। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि सर हमें K दिया था, Q दिया था, A दिया था, लेकिन A cos थीटा तो हमने मान लिया था, तो ये फाइनल आंसर में नहीं होना चाहिए, तो आप इसे पुट कर दें। तो cos थीटा की वैल्यू आप ड्राइंग में देखिए कितनी है, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सारे की पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ, तो आप यहीं लिख दें इसको, एक पावर इधर से हाफ पावर उधर से, 1 प्लस हाफ इट बिकम 3/2। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3/2। तो अब हमारी फोर्स बन गई है इंटू एक्स। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, दूसरा सवाल, क्या ये सिस्टम इस सिचुएशन में एसएचएम करेगा? तो अब जरा देखिए, एक्स ऊपर भी है और एक्स नीचे भी है, तो ये एसएचएम नहीं करेगा। तो मेरा अगला सवाल है कि वो कंडीशन लिख दो, किस कंडीशन में एसएचएम करेगा, एसएचएम करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिलहाल का जवाब क्या, एसएचएम करेगा, आप कहेंगे नो। कंडीशन लिख दें जब करेगा, कंडीशन लिख दें जब एसएचएम करेगा। तो अगर हम एक्स ए बड़ा कर दें और एक्स छोटा कर दें, तो ए अगर वेरी वेरी लार्ज हो एक्स के कंपैरिजन में तो ये एसएचएम करेगा। और तीसरा सवाल है कि अगर ये एसएचएम करेगा तो आप इसका क्या बता दो, टाइम पीरियड। और दिया है कि माइनस क्यू चार्ज का जो मास है वो स्मॉल है, तो टाइम पीरियड कैसे बताएंगे। शुरू करते हैं, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने माना है कि ए बहुत बड़ा है और एक्स बहुत छोटा है। तो ए के आगे एक्स को छोड़ दिया, देयरफॉर फोर्स क्या हो गई, यहाँ ए स्क्वायर होगा तो 2 से 2, ये एक्स तो छोड़ ही दिया, 2 से 2 कट गया, ए क्यूब बच गया, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब और इनटू में एक्स। हाँ आप लोग सर माइनस तो नहीं आया हुआ, अंडरस्टूड है, आपने डिस्टर्ब किया था राइट में, फोर्स आई है लेफ्ट में, तो यहाँ माइनस आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हम ज़रूरत नहीं समझते। तो फोर्स समथिंग इनटू एक्स आई है, तो अब हम बड़ी आसानी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का सवाल, चौथा सवाल मैंने पूछा टाइम पीरियड बताइए, तो टी इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो इस बार की क्या होगा, के स्मॉल क्यू स्क्वायर और ऊपर ए। मेरे आपको बात समझ आ गई होगी। इसी में मैं एक सवाल इस बार थोड़ा सा नया और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी अभी जो आपने फोर्स देखी है वो एक्स का फंक्शन है, अभी अभी जो आपने फोर्स लिखी है मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ ताकि मैं इसको यूज कर सकूँ। एफ बराबर है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सारे की पावर 3/2 इंटू एक्स, ये फोर्स। अब मैं सब रब कर रहा हूं। इसी के अंदर मेरा 5वां सवाल है आपसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग 5वां सवाल। एक्स अभी तो फिक्स था, अभी तो इस प्रॉब्लम में फिक्स था, लेकिन बदला जा सकता है। एक्स को हम आगे ले जाएं, चार्ज को अंदर की तरफ ले जाएं। अब क्लियर है कि जैसे ही हम सेंटर पे जाएंगे फोर्स 0 हो जाएगी, तो सही बात है, यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और इधर जाएंगे तो एक्स बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगी। अब मेरा सवाल ये कि बढ़ेगी कि घटेगी,
बढ़ेगी कि घटेगी? अगर हम उधर लेके जाएंगे चार्ज को तो फोर्स बढ़ेगी कि घटेगी? क्या लगता है? घटेगी। जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि सर घटेगी। आप जरा ध्यान से नोट करिए, यहाँ x ऊपर भी है और x नीचे भी है। अगर आप राइट में लेके जाएंगे तो इस x को अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो आपको लगेगा कि सर x बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ेगी। और अगर आपने नीचे वाले x को देखना शुरू किया तो आपको लगेगा कि x बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी। तो इस बात में तो ड्रामा है कि x का क्या होगा, फोर्स बढ़ेगी या घटेगी। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, पहले तो मैं फिजिकली बताता हूँ कि कैसे बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा। हाँ, जनरली इस तरह की सिचुएशन जब मिले तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा या तो बढ़ के घटेगी या घट के बढ़ेगी। जैसे बढ़ के घटेगी या घट के बढ़ेगी, मतलब मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। तो आप कहोगे सर क्यों हो रहा है? पहले तो आप मुझे बताइए कि बढ़ेगी कि घटेगी। तो जब हम दूर जाएंगे तो मैं बताऊं, ऐसे वेक्टर्स जोड़ रहे हैं हम लोग। इनिशियली जब हम दूर जाएंगे तो स्लाइटली एंगल जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, एंगल डिक्रीज होता जाएगा। इन वेक्टर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। वेक्टर्स की लेंथ को ध्यान से नोटिस करना, लेंथ भी छोटी होती जाएंगी और एंगल भी छोटा होगा। और दो वेक्टर में अगर एंगल ज्यादा हो, एंगल कम हो तो जोड़ ज्यादा आता है और एंगल ज्यादा हो तो जोड़ कम आता है। वेक्टर्स में अगर एंगल कम हो तो जोड़ ज्यादा आता है। मतलब एंगल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बताओ क्या हो रहा है, एंगल रिड्यूस होता जाएगा। और एंगल कम होना मतलब जोड़ का बढ़ना। तो एंगल के हिसाब से तो बढ़ेगा, एंगल के हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू पहले बड़ी थी अब छोटी है, वैल्यू के हिसाब से घटेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इनिशियली एंगल का इफेक्ट हाई है और वैल्यू का इफेक्ट कम है। तो इसका मतलब पहले जो फोर्स है वो बढ़ती जाए। कुछ देर बाद क्या होगा, ये काफी छोटे हो जाएंगे। उसके बाद जो एंगल है, एंगल काफी छोटा हो जाएगा, एंगल काफी छोटा हो जाएगा। और जैसे ही दूर जाओगे तो एंगल छोटा हो जाएगा। एंगल काफी छोटा होने के बाद एंगल बहुत ही थोड़ा रिड्यूस होगा, मतलब एंगल का इफेक्ट ना के बराबर हो जाएगा, लेकिन वैल्यू का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो वैल्यू तो दूर जाने पे घटेगी, तो फोर्स घटनी शुरू हो जाएगी। तो पहले तो फोर्स बढ़ेगी और फिर फोर्स घटेगी। आपको सर थोड़ा सा ग्राफ ही बना दो ना, एफ वर्सेस एक्स का आप क्या बना के दिखा दो, हमें ग्राफ ही बना के दिखा दो। तो मैं बना देता हूं, यहाँ एफ लिख दूं और यहाँ एक्स लिख दूं। और अगर हम ग्राफ की बात करें तो पहले तो एक्स के साथ फोर्स बढ़ेगी और उसके बाद घटती जाएगी इस तरह। और ये है एक्स जीरो। एक्स जीरो पे जब आप पहुंचेंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगी। देखिए एक्स जीरो से जब आप राइट में जाएंगे तो फोर्स, मैंने सिर्फ वैल्यू प्लॉट किया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्लॉट किया। अगर आप डायरेक्शन के साथ प्लॉट करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, अगर आप डायरेक्शन के साथ प्लॉट करना चाहें तो मैं बताऊंगा ऐसे करना पड़ेगा। फिर जब आप राइट में जा रहे हैं तो फोर्स लेफ्ट में है और लेफ्ट में बढ़ रही है, तो इस तरह से बनेगा। और इसका मतलब समझिए, आप जा रहे हैं राइट में और फोर्स बढ़ रही है लेफ्ट में। लेफ्ट को आप नीचे दिखाइए, राइट को आप ऊपर दिखाइए। लेफ्ट में बढ़ रही है, उसके बाद जब और आगे जा रहे हैं तो फिर घटती जा रही है। और एक्स जीरो पे आगे फोर्स जीरो है। जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या होगा, जब आप माइनस क्यू को लेफ्ट में लाएंगे तो फोर्स राइट में होगी। तो जब आप लेफ्ट में जाएंगे तो फोर्स राइट में होगी, राइट को फिर आप ऊपर दिखाएंगे। तो ग्राफ बड़ा ही स्मूथली दोनों साइड एक जैसा ही चलेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर ये बताना जरा, कौन सी ऐसी दूरी है, कौन सा ऐसा एक्स है जहां ये फोर्स जो है वो मैक्सिमम है। तो यहां तो एक नहीं दो सवाल बनते हैं कि सर कौन सी दूरी पे किस एक्स के ऊपर जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम फोर्स की आप हमें क्या भी बता दें,
वैल्यू भी बता दें कि फोर्स मैक्सिमम कहाँ है और फोर्स मैक्सिमम कितनी है। दो सब, कहाँ मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम कितनी है। अब आपको याद आना चाहिए, आपको +1 क्लास में एक बात बताई थी कि अगर y नाम का फंक्शन x नाम के फंक्शन के साथ बदले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो टेंजेंट की स्लोप है वो dy/dx होता है। टेंजेंट की जो स्लोप है वो dy/dx होता है और मैक्सिमम पे जाके स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाती है। स्लोप का मतलब होता है तिरछापन, सिंपल भाषा में कहूँ, और यहाँ जाके डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो जहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अगर y बदले किसके साथ, x के साथ, y बदले किसके साथ, x के साथ, तो मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर y का x के साथ डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अगर f बदल रहा है किसके साथ, f बदल रहा है किसके साथ, x के साथ, तो जहां मैक्सिमम वैल्यू आएगी वहां f का x के साथ डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, कंसेप्ट क्या लगाएंगे, एट मैक्सिमा f का x के साथ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब ये डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, dy/dx। किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका आंसर दे दूंगा, लेकिन आप खुद ट्राई करें क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, k का तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x / a² + x², सारे की पावर 3/2 और = है 0, और ये टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी। और ये आप करेंगे डिवीजन रूल से, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव का। यू कैन इजीली अप्लाई डिवीजन रूल, और जब आप डिवीजन रूल लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा x = एक नहीं बल्कि 2 आंसर मिलेंगे, ±a/√2। तो x की जगह क्या रख देंगे, यानी जब आप यहाँ से कितनी दूरी पर चले जाएंगे, रिंग के सेंटर से a/√2 दूरी पर जाएंगे तो मैक्सिमम फोर्स आएगी। अब आपको सर एक सवाल और भी तो था जिसे आप इग्नोर ना कर जाना, 7वां सवाल कि मैक्सिमम फोर्स कितनी है, इसी में पूछ लिया था, सॉरी मैंने, मैक्सिमम फोर्स कितनी है। तो आप कुछ ना करें, बस जो फोर्स का फार्मूला है उसके अंदर x ये रख दें तो आपके मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी। तो F मैक्सिमम कितनी होगी, F मैक्सिमम निकालनी है तो KQ² / a² + x²। x की जगह क्या रख दें आप, a/√2 का होल स्क्वायर, और सारे की पावर कितनी है, 3/2, और इनटू में क्या होगा यहाँ a/√2। जस्ट आप इसको मैनिपुलेट कर लें तो आपको आंसर मिल जाए। उम्मीद है आपको बातें समझ आ गई होंगी। तो आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। कई सारी प्रॉब्लम मैं आपको जो लिंक भेजेंगे, यूट्यूब लिंक के अलावा वेबसाइट का लिंक है, उस लिंक के अंदर कई सारी प्रॉब्लम ब्लॉग के अंदर डाली जाएंगी। उन प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करें। आपको दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में डालें कि सर यहाँ दिक्कत आई, हम उसका